बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, बहुत सारे टीवी चैनल ना 2026 शुरू हुआ है तो वो सवालात ये कर रहे हैं टॉक शोज में, प्रोग्राम्स में, हर जगह पे, और ये ज्यादातर नजूमियों को बुला के प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएगा। एक तो नजूमियों बेचारों को बिल्कुल ही मायूस कर दिया गया है और बाउंड कर दिया गया है कि तुम में से किसी ने इमरान खान के बारे में कोई उम्मीद वाली ज्यादा बात नहीं कर दी। जो भी बात करना चाहता है, आसिफ मुनीर साहब की गेम चुको, शहबाज शरीफ और उसकी जो हुकूमत है उसके ऊपर उठाओ और ये बताओ कि जनाब मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है और प्रवास कर रहा है और ऊंची प्रवास की तरफ टेक ऑफ करने वाला है, तो इस किस्म की बातें तुमने करनी है। तमाम नजूमियों को बाउंड कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, जो बार बार पूछा जा रहा है सवाल, वो सवाल जायज है या नहीं। 2025 जब आ रहा था तो ये सवाल किया जा रहा था कि क्या 2025 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। 2026 जब आ रहा है तो सवाल किया जा रहा है कि क्या 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। सवाल ये होना चाहिए कि क्या 2025 में या 2026 में फौज सियासत में किरदार अदा करना बंद कर देगी, क्या अदलिया पे और मीडिया पे दबाव डालना बंद कर दिया जाएगा। सवाल तो ये होना चाहिए। 2025 भी इमरान खान का था, सब जानते हैं। 2024 में तो इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान के इलेक्शन में, और अगर इमरान खान की रिहाई का तो सबसे बड़ा इम्कान था जिसका हम सब ने इजहार भी किया, तो वो 2024 में था, 26वीं आईनी तरमीम से पहले। इमरान खान साहब की रिहाई का सबसे बड़ा इम्कान आज से 1.5 साल पहले था, क्योंकि देखे ना 2024 का इलेक्शन इमरान खान जीत गए थे, मैंडेट उनका था, चोरी कर लिया गया था, एक इंटरनेशनल और अंदरूनी दबाव था बहुत बड़ा उस वक्त हुकूमत के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी गुड्डी भी नहीं चढ़ी थी, तो वो हालात जो है वो सबसे ज्यादा मुवाफिक थे और अदालत भी कुछ हद तक आजाद थी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 2024 के इख्तिताम तक इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, और ये बज़ाहिर दिखाई भी दे रहा था। बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे वकला ये बात कर रहे थे, बल्कि तारीखें दे रहे थे, और हम ये खबरें भी आपको बता रहे थे, फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, फलां ने ये दावा किया। लेकिन जब 2024 में ये नहीं हुआ और 26वीं आईनी तरमीम आ गई, तो उसके बाद मामला इमरान खान साहब ने कहा कि सड़कों पे ही हल होगा, और आज भी यही सूरत हाल है। अवाम ही फैसला करेगी। जब तक अवाम लाठी अपने हाथ में नहीं थाम लेती तब तक ये भैंस अवाम के कंट्रोल में नहीं आएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सादा सा बात। अब 2025 भी इमरान खान का था, यानी इमरान खान का साल रहा। पूरे साल में इमरान खान डिस्कस हुआ। 2026 के पहले दिन सबसे ज्यादा इमरान खान डिस्कस हुआ। आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, आप हर जगह पे जाकर देख लें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस कौन होता है, सबसे ज्यादा सर्च कौन होता है, इमरान खान होता है। आपको नजर आ जाएगा, आपको सारे बता देंगे कि इमरान खान क्या है और कितनी ज्यादा उसकी मकबूलियत है। लिहाजा 2026 भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान बाहर आए या ना आए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इमरान खान को डील करेंगे, वो तो कहते हैं मैं नहीं करूंगा। दूसरा, क्या इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएगा, वो तो 2025 में भी कह रहे थे, नहीं हो पाया। आसिफ मुनीर साहब के 3 साल नौकरी के गुजर गए, उन्होंने फिर एक्सटेंशन ले ली। जो अपने पहले 3 साल में वो इमरान खान को इररेलेवेंट नहीं कर पाए, तो ये अगले जो उन्होंने इस एक्सटेंशन के साल लिए उसमें वो क्या इररेलेवेंट करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। इमरान खान रेलिवेंट ही रहेगा। और देखें अब ये हुकूमत कर क्या रही है, ये हुकूमत ये कर रही है कि फौरी तौर पे इन्होंने तमाम तरक्याती मंसूबे रोक दिए। जब ये इक्तदार में आए ना 2023 में, इन्होंने तरक्याती मंसूबे रोक दिए थे। 2024 में इन्हें दोबारा इक्तदार मिला, इन्होंने फिर तरक्याती मंसूबे रोक दिए। तो ये पैसा जितना भी अवाम की जेबों से चोरी कर रहे हैं या जितना भी बाहर से कर्जा ला रहे हैं, उसको जमा कर करके दिखा रहे हैं कि जनाब देखिए हम कौमी खजाना भर रहे हैं, और बाद में इस पैसे को रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, सियासी रिश्वत के तौर पे अचानक से अवाम में पैसा निछावर करेंगे। तो ये बात ये लोग ज़हन में रखें कि ये इलेक्शन से पहले अरबों रुपया भी बहा देना, इसके बावजूद लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी। क्योंकि अब पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, मैं साफ बात आपसे करूंगा, आपको ठीक लगे या गलत लगे, ये अब इंतखाबात जो आने वाले हैं ना, इनका कोई ताल्लुक कारकर्दगी से, रुपए पैसे से या दादो शुमार पे नहीं है। ये कुछ उसूलों के ऊपर इंतखाबात होंगे। कौम ने इमरान खान को फिलहाल अपनी जिद बना लिया और इमरान खान की मकबूलियत का तोती बोलता है। तो सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है अब तक जो दिखाई दे रहा है। एक तो स्ट्रीट मूवमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है, वो जोर लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो मोमेंटम पकड़े, और इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मूवमेंट हो रही है। पंजाब में सुहेल अफरीदी का चक्कर लगाने के बाद कुछ मूवमेंट में बेहतरी आई है, और उसके बाद आलिया हमजा साहिबा ने और दीगर लोगों ने मकामी सतह के ऊपर अवामी तहरीक शुरू करने के लिए जो स्ट्रीट मूवमेंट है जो चलनी है, उसके लिए उन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। लेकिन वो मोमेंटम जो 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। जो मौका उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को मिला था, उसका आधा मौका भी अभी सुहेल अफरीदी साहब को नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से ये मोमेंटम आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ता जाएगा। खासतौर पे मज़ार कायद पे जो एक बड़ा प्रोग्राम करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर रही है कि मज़ार कायद पे हाजिरी देंगे,
सुहेल अफरीदी साहब। अगर सिंध की हुकूमत ने रोड़े ना अटकाए तो 11 तारीख को एतवार वाले दिन मज़ार कायद पे बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच सकते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर वहां पे इकट्ठे हो गए तो पूरा एक जलसे का समा हो जाएगा। फिर वजीर आला सिंध ने भी ये कहा कि मैं दावत देता हूं वो आए और मुझे भी मिले। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैं अपने लोगों से मिलने आ रहा हूं, अपने लोगों को मिलूंगा और अपने लोगों के मसाइल लेकर वजीर आला से भी मुलाकात करूंगा उनके हल के लिए। तो ये अच्छा है, पॉजिटिव जेस्चर है दोनों जानिब से। ये मुलाकात भी होनी चाहिए, दीगर मुलाकातें भी होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी लड़े, जो मर्जी करें, आपको टेबल पे बैठ के मसला हल करना पड़ता है। और मसला है क्या? मसला है मैंडेट चोरी का, मसला है पाकिस्तान में जाली मुकदमात का, मसला है एस्टेब्लिशमेंट की लगातार और बेजा सियासत के अंदर और दीगर इंतजामी मामलात के अंदर मुदाखलत का। ये मसला अगर बैठ के सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट हल कर ले तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब हुकूमत ने एक जाली आदादो शुमार का एक डाटा जारी कर दिया है और इसमें मुल्की मुआशी तरक्की दिखा रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ दिखा रहे हैं, ज़राई पैदावार कह रहे हैं बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान में इतना बदतरीन सैलाब आया, सारे किसान कह रहे हैं हमारी तो फसलें ही तबाह हो गई। इनकी ज़राई पैदावार कहाँ बढ़ गई? किसी और मुल्क में बढ़ गई है। कहते हैं जी सनती पैदावार बढ़ गई है। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े सनती यूनिट हैं उनमें से 200 के करीब बंद हो चुके हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, ये कह रहे हैं सनती पैदावार बढ़ गई है। सनती पैदावार कैसे बढ़ सकती है? डेटा जो आ रहा है वो ये बता रहा है लगातार कि पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो बढ़ रहा है। ये कहते हैं नहीं जी हमारा खसारा कम हो रहा है। अच्छा, जितने भी मईशतदार है ना वो सर पकड़ के बैठ गए कि हुकूमती आदादो शुमार जो हुकूमत जारी कर रही है जाली, ये डाटा जो है ये काबिल फहम ही नहीं है। यानी कोई दिमाग वाला आदमी उसको समझ ही नहीं आती कि ये डाटा कुछ और दिखा रहे हैं, मार्केट के हालात कुछ और है, पाकिस्तान किसी और तरफ जा रहा है, इनका डाटा पाकिस्तान को कुछ और दिखा रहा है। ये इसाकदार साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, नून लीग की ये पुरानी खामी है और ये इनकी पुरानी एक खामी है। अपने आप को ये क्वालिटी समझते हैं कि ये जाली डाटा जारी कर देते हैं। इस तरह की हरकतों और जालसाजियों की वजह से माजी में इनके खिलाफ जो है वो काफी आलमी सतह पे भी आवाजें उठ चुकी है। मुझे लगता है ये दोबारा फंस जाएंगे, जाली डाटा दे दे के दोबारा ये वही हरकत करेंगे। कैसर बंगाली साहब जो हैं वो बड़े सीनियर एनालिस्ट है, हुकूमतों के अंदर रहे हैं, तर्जुमान रहे हैं, बहुत सारी बातें वो यानी जो इकोनॉमिस्ट है ना बड़े बड़े पाकिस्तान के, उनमें से एक कैसर बंगाली साहब है। मैं इनको कई दफा मिला हूं, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया है। ये उन चंद लोगों में से है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डे वन से समझते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं इसमें, और उनको ये समझना पड़ेगा कि इमरान खान की जिद के अंदर, यानी आसिम मुनीर साहब को जिद है ना मैंने इमरान खान को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आ जाएगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा, उनको ये डर लगता है। अब आसिम मुनीर साहब का खौफ, उनकी अना और उनकी जिद, इन चीजों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक आदमी की जिद है कि मैंने, सारी फौज जानती है, एक फौजी जानता है, मेरा एक जवान जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है। एक फौजी जवान ये बात जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है, साइफर कोई जुर्म नहीं था, अपनी बीवी से शादी करना, इद्दत वाला केस वो कोई जुर्म नहीं था, ये तोशा खाना से कोई तोहफा खरीद लेना ये कोई जुर्म नहीं था, सारे ही खरीदते हैं, ये जर्नैल भी खरीदते हैं, ये सियासतदान भी खरीदते हैं, सबके पास होते हैं। इमरान खान की बीवी ने भी खरीद लिया, ये कोई जुर्म नहीं था। ये सारे फौजी जानते हैं मेरा एक जवान, चाहे वो बॉर्डर में खड़ा हुआ है, चाहे वो इस्लामाबाद में है, चाहे वो GHQ में है, चाहे वो किसी भी ड्यूटी पे है, चाहे वो किसी बैरक के अंदर है, मेरा एक जवान पाकिस्तान का फौजी ये जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है। ये सिर्फ फौज के सरबराह आसिम मुनीर, जो अभी सरबराह इस वक्त, हमेशा तो नहीं रहेगा, आसिम मुनीर की एक जिद और बाद में एक खौफ कि यार पता नहीं मेरे साथ अब क्या होगा जितना जुल्म मैंने कर दिया। ये इसकी वजह से इमरान खान जेल में, और कोई वजह नहीं है। और इमरान खान के जेल में होने की कीमत पूरा पाकिस्तान चुका रहा है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानी चुका रहे हैं। आज से 4 साल पहले, लगभग 4 साल हो गए हैं, 9 और 10 अप्रैल की रात को रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो हुकूमत बनाई जर्नैलों ने, उस हुकूमत ने पाकिस्तान का तया पहुंचा कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान में सरमायाकारी आना बंद हो गई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई, पाकिस्तान के अंदर महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए, डॉलर का रेट जो है वो 300 रुपए के करीब चला गया, पेट्रोल की कीमतें आसमान से लग गई, बिजली की कीमतें इनको बढ़ानी पड़ गई, आलमी सतह पर रुसवाई, पाकिस्तान के अंदर रुसवाई, इन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया हर चीज 2 सालों में। इस बीच में जनरल बाजवा, जिसने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था इस चक्कर में कि नई आने वाली हुकूमत उसे एक्सटेंशन दे देगी, जनरल बाजवा को जलील और रुसवा होकर फौज से निकलना पड़ा और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिली। जनरल बाजवा के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए। अब जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद उम्मीद की गई शुरू में कि शायद मामला ठीक हो गए। इमरान खान साहब ने इसकी अप्रूवल भी दी थी उस वक्त, और ये कहा था ठीक है जो फैसला हुकूमत करे वो कर ले, एक नया जर्नैल आया, शायद सियासत में मुदाखलत बंद हो जाए। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने पिछले सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और फिर यही सारा सिलसिला चलता रहा। अब 2 साल इन्होंने मुल्क को तबाही फेर दी और जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी,
خاص طور پہ 2023 میں جنرل آصف منیر کے آنے کے بعد بہت تباہی پھیری گئی. جنرل باجوہ کے آخری دنوں میں عمران خان صاحب کو گولی بھی لگی, ارشد شریف شہید بھی ہو گئے. یہ سارے واقعات اس دور میں ہو رہے تھے, اور اس کے بعد 2 سال کی تباہی کے بعد انہوں نے الیکشن کروا دیا پاکستان میں, عمران خان کو جیل میں رکھتے ہوئے. تو آج سے ٹھیک 2 سال پہلے 2024 میں 8 فروری ہی کے دن ایک الیکشن ہوتا ہے پاکستان میں, اور پاکستانی ظلم کا بدلہ ووٹ سے لے لیتے ہیں. جیل میں بیٹھا ہوا شخص ان کو الیکشن ہرا کر جیت گیا, اور عمران خان نے جھنڈے گاڑ دیے پورے پاکستان میں. انہوں نے بڑا ظلم کیا, انتخابی نشان بھی نہیں دیا, بندے اٹھا کے جیلوں میں ڈالے, زبردستی اغوا برائے بیان کروائے, بندے جیلوں میں جبری طور پہ لاپتہ, گمشدہ, صحافیوں کو اٹھا لیا, انہیں گمشدہ کر دیا, شاعروں کو اٹھا لیا, انہیں گمشدہ کر دیا, مار مار کے انہوں نے مار کٹائیوں کی انتہا کر دی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آصف منیر کی قیادت میں. اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کچھ بھی کر کے عمران خان الیکشن ہار جائے, لیکن عمران خان الیکشن جیت گیا 2/3 اکثریت سے. لیکن جب عمران خان 2/3 اکثریت سے الیکشن جیت گیا تو رات کے ایک پہر میں, یعنی لیٹ نائٹ 12 بجے کے آس پاس کی بات ہے, 11-12 بجے, سکندر سلطان راجہ وہ بڑی اجلت اور پریشانی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر سے نکلا. اب یہ چیف الیکشن کمشنر ہے پاکستان کا, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, اس کے نکلنے کی باقاعدہ ثبوت موجود ہے. سکندر سلطان راجہ بغیر اپنے پروٹوکول کے, بغیر اپنی سیکیورٹی کے گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اچانک نکل جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر سے. اور یہ وہ وقت ہے جب الیکشن ریزلٹس بنائے جا رہے تھے, یعنی الیکشن ریزلٹ بن رہے ہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک اتنا سینئر آفیسر نکل جائے اپنے آفس میں سے اور وہ چھوڑ کر چلا جائے اچانک سے, بغیر پروٹوکول کے. اسے بلایا گیا اور اس کو پروٹوکول چھوڑ کر جانا پڑا کہ کوئی میں ثبوت نہ چھوڑوں. پھر جب دفتر کے عملے سے پوچھا گیا, مختلف لوگوں سے, صحافیوں نے رابطہ کرنا شروع کیا کہ جناب یہ سکندر سلطان راجہ صاحب غائب کدھر ہو گئے ہیں, چیف الیکشن کمشنر. تو اس پہ الگ الگ قسم کے جوابات دیے گئے, یعنی کوئی بندہ کچھ کہہ رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا گھر گئے, کچھ کہہ رہا تھا کہیں میٹنگ میں گئے, کوئی کہہ رہا تھا کہیں اور گئے. ہر ایک کا جواب الگ الگ تھا. تو جب الگ الگ جواب آنا شروع ہوئے تو شک اور شبہ بڑھنا شروع ہوا, اور پھر رزلٹ رک گئے. جب رزلٹ رک گئے تو اس وقت میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ اب تک کے رزلٹ کیا ہے. اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 180-81 نشستوں پہ پاکستان میں جیت رہی تھی. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے, اس وقت جب رزلٹ رک گئے تھے تو تب میں نے آپ کو کیا کہا تھا, یہ سنیے آپ. میں ٹائم پہلے آپ کو اس لیے بتانے جا رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے. اس وقت تمام ٹی وی چینلز, ان کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. ہم اپنے طور پہ رزلٹ اکٹھے کر رہے ہیں, اور جو نتائج مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھنے والا ہوں. اور یہ ویلاگ میں چاہتا ہوں ریکارڈ کا حصہ رہے تاکہ ہم اس کو یاد دلا سکیں. 12 بجنے میں 15 منٹ باقی ہے, یہ رات کے 12 بجنے میں 15 منٹ باقی ہے. میں وہ ٹائم کی بات کر رہا ہوں, اور پولنگ کا ٹائم ختم ہوئے لگ بھگ 7 گھنٹے ہونے والے ہیں. 5 بجے سے گنتی شروع ہو گئی تھی. اس وقت تک عموماً جو رزلٹ آ جاتے ہیں وہ 80%, 85%, 75% اس کے بیچ میں نتائج آ چکے ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک نتائج جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک دم پورے پاکستان میں حیران کن نتائج دکھائے ہیں. تو ناظرین یہ ویڈیو آپ نے سنی, یہ 8 فروری 2024 کی رات کو میں نے بنائی تھی, اور میں نے یہ اسی لیے بنائی تھی کہ سارے گواہ رہیں کہ اس وقت پاکستان کے ٹی وی چینل پہ اور تمام طرف سے آنے والے جو ریزلٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اتنی سیٹوں پہ جیت رہی ہے. پھر ڈکیتی کا عمل شروع ہوا. عوامی مینڈیٹ پر ملکی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ڈالنا شروع کی, اور پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں عادی کر دی. یعنی جتنی سیٹوں پہ وہ جیتے تھے ان سے آدھی نشستیں چھین کر مسلم لیگ نون کو دینا شروع کر دی. اور پھر فارم 47 والا ڈرامہ شروع ہوا. یہی فارم نواز شریف کو دیا گیا, خواجہ آصف کو دیا گیا, اون چودھری کو دیا, بے شمار لوگوں کو, سارے شریف خاندان کے بعد یہی والا فارم ہے.